नमस्कार साथियों, एग्रीहब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो 2024 में भी एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की के बारे में। तो ऑफिशियल सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है, देखो, जीके से संबंधित है, किसी भी जीके से संबंधित है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। पहला ऑप्शन है जम्बेश्वर जी, दूसरा है हरिदास जी, तीसरा है सूरत गोपाल, चौथा है महव मनोहर जी। तो आपको पता है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है भी, सिर्फ हम आंसर पर ही चर्चा करेंगे, ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। तो कौन है भी, जम्बेश्वर जी। जम्बेश्वर जी ने 29 नियम दिए थे, आपको पता है, और बिश्नोई संप्रदाय चलाया था। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर क्रांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है साहित्य, महिला क्रिकेट, सामाजिक कार्य और कबड्डी। तो आपको पता है ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में से आया हुआ है, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या लगता है, जो है खेल खिलाड़ी भी लगते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग है महिला क्रिकेट। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया था। दो या तीन क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से उठाए गए अब की बार। तो किरण गौरव, निरंजन हंसदा, चंद्रभान ख्याल, देवीलाल महिया। तो इसका आंसर क्या है, देवीलाल महिया। देवीलाल महिया। ठीक है। फिर है, सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। तो इसमें यह क्वेश्चन है जो नदियों से उठाया गया है कि नदियों को मिलाना दिया गया है। ठीक है, कि कौन सी नदी का क्या उपनाम है। तो यहीं से क्वेश्चन, नदियों में जब भी कोई क्वेश्चन देता है तो यही देता है कि कौन सी नदी का उपनाम क्या है। घग्गर नदी, लवणजल नदी, चंबल नदी के सामने वागड़ की गंगा, माही नदी के सामने कामधेनु, लूणी नदी के सामने मृत नदी। तो आपको पता है घग्गर नदी का उपनाम क्या होता है भाई, मृत नदी। क्या कहते हैं, मृत नदी। तो पहले का चार, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये नहीं होएगा। जब भी ये मिलाने वाले क्वेश्चन करते हैं तो हमें हमेशा काट कर करना चाहिए। चंबल नदी का उपनाम क्या होता है भाई, कामधेनु नदी। क्या इसको क्या कहते हैं, कामधेनु नदी। तो दूसरे का तीन। तो अब आपको पता है 4 3, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। माही नदी का क्या कहते हैं, माही नदी को कहते हैं वागड़ की गंगा। क्या कहते हैं भाई, वागड़ की गंगा, क्योंकि और क्या कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं, आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। तो तीसरे का 2 हो जाएगा। लूणी नदी को लवण नदी कहते हैं, तो चौथे का 1 हो जाएगा। तो आंसर नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। देखो, हमारा तो राजस्थान लेवल का क्वेश्चन है, तो ये तो वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस ही है, क्योंकि हमारा तो राजस्थान का सिलेबस लगता है, भारत का लगता नहीं है। फिर भी एग्जामिनर ने दे दिया है, किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। गोकुल भाई भट्ट, किशनलाल सैनी, कैलाश सांकला, जानकी लाल भांड कहते हैं इन्हें, छापरा भीलवाड़ा के हैं। तो जानकी लाल भांड है, उनको तो कहते हैं मंकी मैन। क्या कहते हैं, मंकी मैन कहते हैं। लेकिन भारत के टाइगर मैन किसे कहते हैं, कैलाश सांकला को कहते हैं। किसे कहते हैं भी, कैलाश सांकला को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनवाई है। तो पहले आपको पता ही है कि पटवा हवेली है कहां पर, जैसलमेर में है। कितने मंजिली है, 5 मंजिली है। किसने बनवाई है, राणा उदय सिंह ने, बन्ने सिंह ने, रावल वीर सिंह देव ने, गुमान चंद। तो किसने बनाई है, गुमान चंद बाफना ने। किसने बनाई है, गुमान चंद बाफना ने। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, केसरी सिंह भारत का जन्म किस स्थान पर हुआ है। उदयपुर, जोधपुर, शाहपुरा या भीलवाड़ा। अब आपको पता है कि शाहपुरा है, वो भीलवाड़ा में ही है, लेकिन इसने पार्टिकुलर जगह का नाम दे रखा है शाहपुरा। तो केसरी सिंह भारत का जन्म कहाँ हुआ है, शाहपुरा में हुआ है। और ये क्वेश्चन है जो 9th की जो एनसीईआरटी बुक है वहां से टू द पॉइंट उठाया गया है। प्रताप सिंह भारत है, उनके भी जन्म कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा से है। फिर सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करो। इसमें क्या बांध दे रखा है और नदी दे रखी है, यानी कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है। बिशलपुर बांध। अब आपको पता है बिशलपुर बांध है वो कहां पर है भाई, बनास नदी पर है। कहां पर है, बनास नदी पर है। अरवार बांध, चलो हमें नहीं पता है,
जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। कहाँ पर है भाई? चंबल नदी पर। 4 बांध है, उनमें से जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। मेजा बांध कहाँ पर है? कोठारी नदी पर है। अब रह गया वो कौन सा हो जाएगा? खारी नदी के ऊपर है। ठीक है, तो अब हम मिलान करें। मिलान कैसे करें? अगर आपको देखो एक ही आ रहा था, अगर आपको एक कौन सा? चंबल नदी का, तो सबको ही आता है कि जवाहर सागर बांध है वो कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। तीसरे का एक, तीसरे का एक, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन है वो सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाने वाले दिए गए हैं। अचलगढ़ जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है? दिलवाड़ा का किसने करवाया है? एकलिंग जी का किसने करवाया है? महावीर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो एक सभी को आता है कि एकलिंग जी का जो मंदिर का निर्माण है वो मेवाड़ वालों ने करवाया है, सिसोदिया ने, है ना। तो तीसरे का एक, तीसरे का एक इसमें है, तो तीसरे का एक तो सभी में है। ठीक है, अचलगढ़ फिरोई में है उसका परमार ने, दिलवाड़ा का जैन मंदिर चालुक्य ने, एकलिंग जी का मेवाड़ हो गया, और महावीर जैन मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया है। तो पहले का 3 किस में है? इसमें है, इसमें है, तो ये तो होएगा ही नहीं। दूसरे का 4, दूसरे का 4 इसमें है, तो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है जो पीछे हाल ही में 2021 में एग्जाम हुआ था, उसी से वापस पुटअप किया गया है। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखो हमें पिछले जो पेपर हुए उनको भी पढ़ना चाहिए। सूरजमल मिश्र, विजय देथा, गजानन वर्मा, सागरमल गोपा। तो जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी है भाई? सागरमल गोपा ने लिखी है। विजयदान देथा की बुक कौन सी है? बातारी फुलवाड़ी, बातारी फुलवाड़ी, जिन्हें बीजी के नाम की उपाधि दी गई है, किसे? विजयदान देथा को। फिर निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? देखो नहीं है, इस पर हमें हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि यही मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकार, संगीत राज, संगीत सार। तो अब आपको पता है सुधा प्रबंधन है, संगीत रत्नाकार है, संगीत राज है, लेकिन संगीत सार कुंभा की रचना नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रस्तुत करता है? देखो हमारे सिलेबस में 2 ही सभ्यता लगती है, एक कालीबंगा और एक आहड़, 2 ही सभ्यता लगती है, लेकिन इसमें है जो प्राचीन प्रस्तुत जो मिलते हैं पशुपालन से संबंधित, वो कहाँ मिलता है? बागौर से मिलता है। और बागौर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा में है। कालीबंगा से वैसे हमें ये भी क्या भी आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कालीबंगा और आहड़ 2 ही सभ्यता है, लेकिन फिर भी ये नदी हमारा टॉपिक लगता है, नदियों में पढ़ी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे दिया है। फिर है हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? तो देखो हमें इंग्लिश के भी अब पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमने सभी ने हिंदी में पढ़ा हुआ है। रामनिवास बाग, मंडोर बाग, विद्यासागर बाग, निवास बाग। तो हॉल ऑफ हीरोज, हॉल ऑफ हीरोज किसे कहते हैं? जो आपको पता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं देवी देवताओं की देवी देवताओं की साल, ठीक है ना। 33 करोड़ देव देवताओं की साल कहां पर है अभी? मंडोर जोधपुर में। कहां पर है? मंडोर जोधपुर में है। अगर आपको पूछ ले 33 करोड़ देव देवताओं का मंदिर कहां पर है, तो वो कहां पर है भाई? जूनागढ़ बीकानेर में। कहां पर है? जूनागढ़ बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से? अब देखो जयपुर घराने से भी पूछ लिया है, बीकानेर घराने से कौन है, उदयपुर घराने से कौन से, तो ये भी देखो काफी डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। भीमसेन जोशी, जसराज, गिरजा देवी, मल्लिकार्जुन मंसूर। तो कौन होएगा भाई? जयपुर घराने से कौन संबंध रखता है? मल्लिकार्जुन मंसूर। कौन रखते हैं भाई? मल्लिकार्जुन मंसूर। ये निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये जरूर पढ़ना है भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है? सांबर झील क्या जयपुर में है? राजसमंद झील क्या उदयपुर में है? नवलखा झील क्या बीकानेर में है? बालसमंद झील क्या जोधपुर में है? तो सांबर झील आपको पता ही है जयपुर में ही है, ये तो बिजोलिया जो अभिलेख है उसमें हमें जानकारी मिलती है। राजसमंद झील है वो अब आपको पता है उदयपुर में नहीं है। नवलखा झील बीकानेर में नहीं है, कहां पर है? बूंदी में है ना।
बालसमंद झील जोधपुर में है, तो आपको पता है ये भी सही है, ये भी सही है। अब इन दो में कंफ्यूजन है। तो देखो उदयपुर राजसमंद के पास पड़ता है, हो सकता है ये नए जो जिले बने हैं उनके अकॉर्डिंग इसको मान लिया गया है, क्योंकि अभी आंसर की आ गई है उसमें तो उन्होंने नवलखा झील को माना है, ठीक है ना, कि नवलखा झील इसका सही आंसर माना है। इसका सही आंसर क्या माना है? नवलखा झील माना है, ठीक है ना। नवलखा झील बूंदी में है, क्योंकि उदयपुर के पास राजसमंद हो सकता है नए जिलों के अकॉर्डिंग माना है, या हो सकता है संभाग के अकॉर्डिंग माना है। तो इसका हम जो क्वेश्चन है नवलखा झील बीकानेर माना है, क्योंकि नवलखा झील है वो बूंदी में है, ठीक है। नवलखा जो दरवाजा है वो रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है, जो दुर्ग है उसमें है। नवलखा महल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में कौन सी अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है? लिखित नहीं पूछी है, ठीक है ना। तो देखो बिहार पवन पचासा ललिता विजयपाल रासो, तो हो सकता है आपको एक आता हुआ होगा कि विजयपाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा रचित है भाई? नल सिंह के द्वारा। विजयपाल रासो है नल सिंह के द्वारा, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो है चंद्र बरदाई के द्वारा। तो याद कैसे रखते हैं कि विजय पाने के बाद हम नल से हाथ धोते हैं, तो इस प्रकार से याद रखते हैं विजयपाल रासो नल सिंह के द्वारा, ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन है जो अपने सिलेबस में नहीं है। उदयपुर की लड़ाई कब हुई? 1670, 1580, 1680 और 1760। तो इसका आंसर क्या है? 1680 माना गया है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की जो बुक है उससे उठाया गया है कि राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई थी? 2008, 2010, 2012, 2014 कब की गई थी? 2010 को, ठीक है। राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया गया? तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से उठाया गया है। कौन सा भी? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जापान, यूएसए, अमेरिका। तो इसका क्या भी? सिंगापुर से, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। किला दिया गया है और किसने निर्माण करवाया है ये दिया गया है। तो एक तो सबको पता है सोनार का किला है जिसका निर्माण जयसल भाटी ने करवाया है। चौथे का एक तो ये तो होएगा नहीं, यानी कि एक को तो हमने काट दिया। जालौर का किला का निर्माण करवाया था नागा भट्ट ने। सोजत का किला जो पाली में उसका निर्माण कराया था निम्बा ने। सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में है उसका निर्माण करवाया था वीर नारायण ने। पहले का चौथा, पहले का चौथा, ये तो होएगा ही नहीं, इसमें चौथा। सोजत का किला निम्बा ने, ठीक है। तो जो सिवाना का है वो वीर नारायण है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा भाई? 4 नंबर। ज्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि बस हमें सिर्फ आंसर देखने हैं। स्वतंत्र सेनानी दिया गया है और उनका कौन से जिले से संबंध है ये दिया गया है। तो कुमान कुसुम गुप्ता जोधपुर से, लक्ष्मी देवी आचार्य उदयपुर से, भगवती देवी बीकानेर से, सावित्री देवी भाटी कोटा से। तो देखो अगर आपने ये पढ़ा हुआ होगा सावित्री देवी भाटी, तो ये कहाँ से है? जोधपुर से बिलोंग करते हैं। चौथे का एक इसमें है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कि सर ऐसे तो कैसे, हमें तो ये नहीं आ रहा। लक्ष्मी देवी आचार्य है, इनकी चर्चा है जो हम काम करते हैं, जो प्रजा मंडल होते हैं उसमें बार बार इनका नाम आता है। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से, ठीक है ना। बी का 3, फिर भी आप कर सकते थे क्योंकि इनमें 3 किसी में नहीं है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो जीके के हैं इतने क्वेश्चन थे, अब है क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है ना। अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अक्षर, आंक, गिनती की संख्या, गोद। तो अंक का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है भी? अंक का अक्षर होता है, गिनती की संख्या होती है, गोद होती है, क्या नहीं होता? आंक नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? आंक नहीं होता, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों की पहचान करो। साहित्य और जीवन का गौर संबंध होता है। क्या गौर होता है कि नहीं होता? घनिष्ठ संबंध होता है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है ना। तो ये तो हो नहीं सकता। मैं गाने की कसरत करता हूं। क्या गाने की कसरत की जाती है? क्या नहीं की जाती। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक है ना। तो केवल 2 व 4 क्या है इसमें? सही है। केवल 2 व 4, केवल 2 व 4 कौन से में? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये है मुहावरा से संबंधित। कौन से मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन है? पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? परेशान होना, बहुत लज्जित होना, खुश होना, बेचैन होना।
तो पानी पानी होना का मतलब क्या होता है भाई? बहुत लज्जित होना या लज्जित होना, ठीक है ना। फिर है सहृदय शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो एक क्वेश्चन विलोम शब्द से लिया गया है कि सहृदय का विलोम शब्द क्या है। सबसे पहला ऑप्शन दिया कुहृदय। देखो कु का मतलब होता है बुरा, सह का मतलब होता है साथ में, ठीक है ना। तो सह का मतलब साथ में होता है तो सु हो ही नहीं सकता, क्योंकि सु का होता है कु, तो सुहृदय का विलोम होता है कुहृदय, यानी कि अच्छा और इसका बुरा। सहृदय यानी हृदय साथ में, तो उल्टा क्या होगा? हृदयहीन, यानी कि बिना हृदय के। तो 3 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, हृदय पूर्ण, ये तो सेम ही बात है ना। निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। देखो काल तो हमारे लगते भी नहीं है, तो वो भी क्वेश्चन बाहर से दिया गया है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो देखो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, प्रेजेंट टेंस हो गया। राम खाता होगा, खाता होगा लगभग प्रेजेंट टेंस है। तुमने गाया होगा, क्योंकि खा रहा है, ये भी वर्तमान को दर्शा रहा है। तुमने गाया होगा, तो ये भूत को प्रकट कर रहा है। उसने मुरारी को मारा था, ये भी किसको कर रहा है? भूत को प्रकट कर रहा है। तो 3 और 4 वाक्यों की पहचान कीजिए, है ना, भूतकाल को प्रकट करने वाले को। तो 3 और 4, केवल 3 और 4, तो इसका आंसर नीचे ऑप्शन दिया नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? केवल 3 व 4 क्या हो जाएगा? केवल 3 व 4, ठीक है ना, केवल 3 व 4, ठीक है। फिर है सही विकल्प का चयन करो। आटे दाल का मालूम होना, आटे दाल का मालूम होना, कमाई का पता चलना, रहस्य मालूम होना, वास्तविक स्थिति का पता चलना, या महंगाई बढ़ना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मतलब क्या होता है? वास्तविक स्थिति का पता चलना, ठीक है ना, वास्तविक स्थिति का पता चलना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, यह शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तूफान आने का संदेह है, मुझे आपके साथ चलना है, मैंने मेरी कलम मेज पर रखी थी, देश में सर्व से शांति होनी चाहिए। तो तूफान आने का संदेह नहीं होता है, मुझे आपके साथ चलना है, मुझे आपके साथ चलना है। निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, क्या है भाई? अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अब आपको होता है अनल तो किसका होता है? अग्नि का होता है, लेकिन अनिल किसका होता है? वायु का होता है। अनिल किसका होता है? वायु का होता है, ठीक है ना, अनिल वायु का होता है। अनिल वायु का होता है, अनल आग का होता है। अनल, दव, कृषाणु ये भी होता है, लेकिन सस्य और वायु अग्नि के नहीं होते। तो नहीं पूछा तो केवल 4 व 5, केवल 4 व 5, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 1 और 2 से मिलान कीजिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम बोलते हैं अग्रज। क्या बोलते हैं भी? अग्रज। अगर यानी पहले, जय मतलब जन्म लेने वाला। जिसकी गिनती पहले हो, जिसकी गिनती पहले हो, अगर गण्य, अगर गण्य, ठीक है ना, अगर मतलब पहले गण्य यानी पहले गिने जाने वाला, अगर गण्य। जो पहले दे दिया जाए, जो पहले दे दिया जाए, अग्रिम। नहीं, जो पहले दे दिया जाए सबसे आगे रहता है, जो सबसे आगे रहता है होता है अग्रिम। जो पहले दे दिया जाए अग्रगण्य। देखो जिसका पहले जन्म हुआ हो अग्रज, पहले का 3, पहले का 3, ठीक है। जो पहले दे दिया जाए, जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य, तो जो पहले दे दिया जाए इसका हो जाएगा अग्रिम, ठीक है ना। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसका बोलते हैं अग्रज, ठीक है। जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य, ठीक है ना। तो पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का जो पहले दे दिया जाए 2, अग्रिम। जो सबसे आगे रहता हो अग्रणी, ठीक है ना। तो इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सूची 1 और 2 से मिलान कीजिए। देखो काफी क्वेश्चन है 1 को 2 से मिलाने वाले हैं, क्योंकि टाइम कम था, 2 घंटे टाइम था, लेकिन पेपर काफी लेंथी बनाया गया है। विलोम शब्द से संबंधित है। स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? स्वतंत्र का होता है परतंत्र। क्या होता है? परतंत्र। स्वाधीन का होता है पराधीन। स्वाधीन का होता है
पराधीन। कृतज्ञ, कृत्य क्या होता है? कृतघ्न, ठीक है। ईमानदार को कहते हैं बेईमान, ईमानदार का होता है बेईमान, ईमानदार का क्या होता है भाई? बेईमान होता है। तो पहले का दो, पहले का दो, स्वाधीन का एक, तो दो इसमें नहीं है तो ये तो नहीं होएगा, तो दो, फिर एक, तीसरे का चार, तीसरे का चार, चौथे का तीन, चौथे का तीन, तो कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो विलोम शब्द से भी 2 क्वेश्चन बना दिए गए हैं। फिर मुहावरा, मुहावरे का भी ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है ना। खेत रहना, क्या है? खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? संपत्ति का बच जाना, शहीद होना, दुख प्रकट करना, खुश होना। तो खेत रहना का मतलब होता है शहीद होना। क्या होता है भाई? शहीद होना, शहीद होना। फिर है जबानी जमा खर्च, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? केवल बात ही करना, केवल काम करना, केवल ध्यान देना, केवल वे करना। तो जबानी जमा खर्च करना यानी केवल बातें ही बातें करना और कुछ भी नहीं करना। सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए। देखो कितने क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलाने वाले। यथाशीघ्र, ये समास से संबंधित क्वेश्चन है भाई, समास से संबंधित है। यथाशीघ्र, जिस शब्द के आगे यथा लग जाता है वो किससे संबंधित होता है? अविभाव समास होता है। कौन सा होता है भाई? अविभाव समास होता है। मन माना, मन को मानने वाला, कर्म तत्पुरुष समास, मन को मानने वाला। 10 आनंद, 10 है जिसके आनंद, रावण, बहुब्री समास। कौन सा भी? बहुब्री समास। लेन देन, लेन या देन, या लेना या देना। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगते हैं, लेकिन इसमें योजक चिन्ह नहीं है ना। तो पहले का दो, पहले का दो, तो इसका मतलब ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, तो हम 2 पर रिस्क ले रहे हैं। मन को मानने वाला 1 हो जाएगा। 10 आनंद आपको आ रहा है तो 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये आ रहा तो भी ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगर आपको 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे तो भी आंसर मिल रहा था। फिर दूसरा समास से आ गया, देखो लाभ या हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, अविभाव समास। हाथ ही हाथ में, जैसे होता है ना साफ, साफ के बाद साफ यानी कि साफ के बाद साफ यानी बिल्कुल साफ, है ना। घर के बाद घर, ठीक है। चौराहा, 4 रास्तों का समूह है, द्विगु समास होता है। चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख, कर्मधारय समास जिसमें विशेषज्ञ और विशेषता होती है ना। चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख, कर्मधारय समास। तो पहले का तीसरा, पहले का तीसरा किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो इसका ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, है ना। फिर हाथों हाथ, अविभाव समास, तो 4 नंबर, ये तो होएगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। निम्न में से किस फसल, निम्न में से किस फल की फसल लवणीय तथा सोडिक मृदा में उगाने के लिए सुगराई होती है? देखो ये क्वेश्चन लगभग गलत हुआ है, क्योंकि इसमें जो हिंदी में शब्द दिया है, इंग्लिश में पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिला होगा। तो उगाने के लिए सुगराई, लगता है इसे सुगराई का मतलब अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी हमारे सिलेबस में है, हिंदी हमने खूब पढ़ी है, तो सुगराई से लगता है कि अच्छा होगा। लेकिन इंग्लिश में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग fruit crop is susceptible for growing under saline and sodic soil, ठीक है। तो which of the following fruit crop is susceptible, क्या दिया अभी? susceptible, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेदनशील। क्या बोलते हैं अभी? संवेदनशील। अगर इंग्लिश पढ़ लेते तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, लेकिन हिंदी पढ़ी इसलिए गलत हो गया, क्योंकि एग्जामिनर ने इसी तरीके से इसको सेट किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज ससेप्टिबल। अब आपको पता है ससेप्टिबल का मतलब होता है संवेदनशील, रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स का मतलब होता है प्रतिरोधी। संवेदनशील का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई भी जैसे फसल है, अगर उसको हमने लवण में लगाई है तो उसको वो सहन नहीं कर सकता, जल्दी ही उसके सिम्टम है वो आ जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पाले के प्रति संवेदनशील फसल होती है, जैसे पपीता कैसे, जो सरसों होती है ना, या पपीता होता है, वो क्या होता है? पाले के प्रति संवेदनशील होता है, तो उनमें ज्यादा वो खराब हो जाती है। तो ससेप्टिबल, संवेदनशील। तो बेर है, तो बेर तो हम लवण मृदा में लगाते हैं 7 से 8 पीएच पर। बेलपत्र है, बेलपत्र भी लगभग हम 10 पीएच तक लगाते हैं। आंवला को भी लगाते हैं। तो आम, आम क्या होता है भाई? लवणीय या सोडिक मतलब क्षारीय मृदा के प्रति क्या होता है भाई? संवेदनशील होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से समिश्र उर्वरक का उदाहरण है, निम्न में से समिश्र उर्वरक का उदाहरण है, इसको भी हमें इंग्लिश में पढ़ना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि जिस, यानी कि जिस उर्वरक में, समिश्र का मतलब होता है जिस उर्वरक में
प्राथमिक पोषक तत्व, जिस उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व कम से कम दो या दो से अधिक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व होता है उसे क्या बोलते हैं भी समिश्र उर्वरक कहते हैं। प्राथमिक में कौन आता है NPK, ठीक है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास आते हैं। जिस उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या दो या दो से अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है यूरिया, तो यूरिया में तो आपको पता है सिर्फ नाइट्रोजन होती है 46%, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें क्या होता है सिर्फ पोटास होता है, कितना होता है 60% पोटास की मात्रा होती है, ठीक है। DAP में क्या होती है भी नाइट्रोजन भी होती है और क्या होता है फास्फोरस भी होती है। नाइट्रोजन कितनी होती है 18% होती है, फास्फोरस कितनी होती है 46% होती है। SSP है, तो SSP में क्या होता है, SSP में सिर्फ सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना। तो इसमें तो NPK कहीं आ ही नहीं रहा है। तो यूरिया में नाइट्रोजन सिर्फ एक आ रहा है, MOP में सिर्फ एक आ रहा है, DAP में एक दो आ रहे हैं ना, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होता है। तो समिश्र उर्वरक या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कौन हो जाएगा DAP हो जाएगा, ठीक है। फिर है एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है कि एक जीवाणु रोग है जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी इज ब्लैक प्लेस इज ए बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। हिंदी कितनी शानदार दी हुई है, जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी उसका तो वैसे ही यहाँ पर काम हो गया, क्योंकि रकत सर्वी पूर्ति जीव रक्ता कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने कभी इतनी हिंदी पढ़ी नहीं है। मिल्क फीवर ठीक है हमने पढ़ा है, रानीखेत रोग फूट एंड माउथ रोग पदाशय रोग जिसे बोलते हैं। तो जीवाणु रोग देखो, मिल्क फीवर का सबको पता होता है कि मिल्क फीवर है जो एक इंपॉर्टेंट रोग रहता है एनिमल हस्बेंड्री में। ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ये एकमात्र ऐसा रोग होता है जिसमें क्या होता है भी जो शरीर का बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ने की अपेक्षा गिर जाता है, तो ये जो रोग होता है वो होता है पोषक तत्वों से संबंधित रोग है, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण होता है, ठीक है। रानीखेत रोग है, मुर्गियों में होता है, ये आपको पता है वायरस के द्वारा होता है। पैरामिक्सोटाइफस्ट जो होता है इसका कारक होता है। फूट एंड माउथ डिजीज काफी बार आया हुआ है, पिछले एग्जाम में भी आया हुआ है, FMD जिसे बोलते हैं। ये सबको पता है कि रिंडरपेस्ट और FMD रोग वायरस जनित होता है। तो ये तीन नहीं हो सकता, तो रह गया कौन सा एक। फिर भी इंग्लिश में देख लेते हैं हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, जिसे हिंदी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अचस, क्या बोलते हैं भी अचस, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। और इसको क्या बोलते हैं भी हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया को बोलते हैं गल घोंटू, क्या बोलते हैं भी गल घोंटू। पास्चुरेला मल्टीसीडी इसका क्या होता है रोग कारक होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सिल्किंग एक प्रजनक अवस्था है जिससे कौन ब्लैक प्लेस फसल में देखा जा सकता है। तो सिल्किंग देखो कपास, मक्का, चावल, गेहूं, तो आपको पता है सिल्किंग और दूसरे कौन सा होता है भी सिल्किंग और टेसलिंग का संबंध है। सिल्किंग और टेसलिंग का संबंध है मक्का से, ठीक है ना। मक्का से सबसे पहले टेसल निकलता है 55 दिन के बाद, फिर सिल्क, यानी ये टेसलिंग बोलते हैं नर बाघ, किसको बोलते हैं नर को, और ये इसको बोलते हैं सिल्किंग बोलते हैं मादा को, ठीक है ना। तो मक्का से संबंधित है। फिर है पीसुओं के द्वारा कौन से रोग का संचरण होता है, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ नहीं है। रानीखेत रोग, एंथ्रेक्स, मेस्टाइटिस, बेबेसियोसिस। तो आपको पता है रानीखेत होता है, ये किसके द्वारा होता है भी वायरस के द्वारा होता है। देखो हम ऑप्शन को काट कर सकते थे, इसको काट दो। एंथ्रेक्स रोग आपको पता ही है जीवाणु के द्वारा होता है, जिसमें पोस्टमार्टम नहीं होता है ना। मेस्टाइटिस किसे बोलते हैं, मेस्टाइटिस बोलते हैं थनैला रोग को, किसको बोलते हैं भी थनैला रोग को। तो ये भी आपको पता है जीवाणु जनित होता है। फिर रह गया 4 नंबर, इसका हमें पता नहीं है तो हम इसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ते तो फिर भी कुछ आसान हो सकता। विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय टिक्स, टिक्स बोलते हैं पिस्सुओं को, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए, सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। तत्व दिया गया, लक्षण दिए गए, यानी कि कौन से तत्वों की कमी या अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है। तो ये किस एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपको सबको पता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंक की कमी से होता है धान में खेरा रोग, जिंक की कमी से होता है, जिसने YL नैना ने पंतनगर में इसकी खोज की थी। फेरस की कमी से होता है अंतराशीरीय हरितन रोग, इंग्लिश में हम देखते हैं इंटरवीनल क्लोरोसिस किसके कारण होता है, फेरस की कमी के कारण होता है। मैग्नीज की कमी के कारण होता है गन्ने की फसल नाशक रोग। देखो ये काफी हिंदी में दिया गया, अगर आप इंग्लिश में देखता तो सही हो जाता है ना।
पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन आपको पता है मैग्नीज की, मैग्नीशियम नहीं होता, मैग्नीज की कमी के कारण होता है। फिर होता है पोटास की कमी के कारण होता है। देखो हिंदी पर्सन शुदा नहीं पढ़ा हुआ होगा, इंग्लिश में देखते हैं हिडन हंगर, हिडन हंगर, क्योंकि पोटास एकमात्र ऐसा पोषक तत्व होता है जिसकी अगर पौधे में कमी हो जाती है तो भी पौधा कोई सिम्टम नहीं दिखाता है, यानी कोई भी लक्षण प्रकट नहीं करता है। अगर पोटास अधिक दे देते तो भी कोई लक्षण नहीं करता है, कम दे दे तो भी कोई लक्षण नहीं देता है। तो इसलिए पोटास को बोलते हैं हिडन हंग्री लग्जरी कंजप्शन, यानी कि छिपी हुई भूखमरी और आरामदायक जीवन, ठीक है ना। तो जिंक की कमी से खेरा रोग पहला चौथे में ये आपको आता होगा, तो ये दोनों तो कट ही गए। फिर फेरस की कमी से इंटरनल क्लोरोसिस, दूसरे का तीन, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 42वें क्वेश्चन पर, मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन भी देखो हमारे ज्यादा इतना काफी डीपली दे दिया है, हमारे वैसे भी लेवल का नहीं है। स्टोक का नियम, वियर का नियम, ओम का नियम, फोरियर का नियम, लेकिन ये जो है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है स्टोक का नियम। क्या भी स्टोक का नियम। निम्न में से अपतननाशी का उदाहरण कौन सा? देखो काफी हिंदी दी गई है। अपतननाशी लगता है इसे जैसे पत्तों को खराब नहीं करे। इंग्लिश में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीडिसाइड। तो ग्लाइफोसेट, मोनोक्रोटोफॉस, एलेथ्रिन, जीराम। तो इसका क्या हो जाएगा? अब आपको पता है वीडिसाइड दे दिया, एक होता है वीडिसाइड, एक होता है हर्बिसाइड, ठीक है ना। मोनोक्रोटोफॉस तो हो ही नहीं सकता, मोनो को कहते हैं, है ना। ये तो क्या होती है? इंसेक्टिसाइड होती है। एलिथ्रिन, जीराम चलो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन जीराम फिर भी आता है, ये फंगीसाइड होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। ग्लाइफोसेट आपको होता है कहने के वीडिसाइड लग रही है, जो वीडिसाइड और हर्बिसाइड। देखो वीडिसाइड नाम से पता चल रहा है, एक होता है हर्बिसाइड, एक होता है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब होता है हर्ब मतलब होता है शाक, यानी कि केवल सिर्फ शाखा को ही खत्म करते हैं। वीडिसाइड को मतलब होता है पूरी प्रजाति को खत्म कर देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइफोसेट, केवल एक, ठीक है ना, केवल एक ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट देखो यहाँ से क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूं। ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट, डाइक्वाट, तीनों क्या है? संपूर्ण प्रजाति को खत्म कर देते हैं, यानी कि ये जहां पर गिर जाते हैं पूरे को लगभग खत्म कर देते हैं। लेकिन इनकी बात यह है कि पैराक्वाट और डाइक्वाट दो ऐसे खरपतवारनाशी होते हैं जो सिर्फ कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होते हैं, कॉन्टैक्ट वीडिसाइड होते हैं। यानी कि पैराक्वाट और डाइक्वाट पौधे के अगर पत्ती पर गिरा तो वो सिर्फ पत्ती को ही नष्ट करेगा, बाकी पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए कॉन्टैक्ट यानी जो कॉन्टैक्ट में आता है उसी को सिर्फ खत्म करता है। लेकिन ग्लाइफोसेट ऐसा होता है, ग्लाइफोसेट अगर पत्ती पर गिरा तो पूरे पौधे को खत्म करेगा। तो ग्लाइफोसेट क्या होता है? ग्लाइफोसेट वीडिसाइड होता है। इसके साथ क्या होता है? ट्रांसलोकेटेड होता है, यानी स्थानांतरित वीडिसाइड होता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी बीज नहीं, यहाँ पर क्या है? बीजों के, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? बीजों के। थोड़ी टाइपिंग में गलती हो गई है, बीजों में। बीजों के विभिन्न वर्गों को उनके प्रारंभिक विकास से वितरण की अवस्थाओं तक का क्रम में लिखो, क्रम में बताया गया है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। पिछली बार आया था कि आधार बीज का जो ऊपर टैग होता है वो किस कलर का होता है, अब की बार इनका दे दिया कि प्रारंभिक विकास से वितरण, यानी जब तक किसानों तक पहुंचता वो कौन से स्टेज से गुजरता है, क्रम वाइज बताइए। तो सबसे पहले आपको पता है केंद्रक बीज, केंद्रक बीज को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस सीड, ठीक है। प्रजनक बीज को बोलते हैं ब्रीडर सीड। फिर होता है आधार बीज, फाउंडेशन सीड। चौथा होता है सर्टिफिकेट या प्रमाणित बीज। वैसे तो होता है केंद्रक बीज, फिर प्रजनक, फिर आधार, फिर होता है पंजीकृत रजिस्टर्ड ब्रीड, रजिस्टर्ड सीड। उसके बाद आता है प्रमाणित बीज, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है ना, सर्टिफाइड सीड, ठीक है ना। तो इसको तो दिए हुए हैं, ये 1 नंबर सही है। 2 नंबर प्रजनक या ब्रीडर सीड, 3 नंबर आधार बीज, चौथा प्रमाणित बीज या सर्टिफिकेट, 4 नंबर। 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 राइट हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। फिर है हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे को, यानी कोई भी हरा पौधा है उसको हवा की अनुपस्थिति में पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को क्या कहते हैं, ठीक है ना। द प्रोडक्ट फ्रॉम बाय द फर्मेंटेशन ऑफ एनी ग्रीन प्लांट मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नाउ एज। तो देखिए कोई भी हरा पौधा होता है उसको हम जहां पर की वायु न पहुंचे, यानी कि वहां पर बंद करके रख देना जहां पर वायु बिल्कुल भी न पहुंचे, और उसके द्वारा जो भी उत्पाद बनता है उसे क्या बोलते हैं? शुष्क घास, साइलेज, तृण या लिंट।
तो उसे बोलते हैं साइलेज। साइलेज और हे में से क्वेश्चन बहुत बार आता है, साइलेज का पीएच कितना होता है, साइलेज में नमी कितनी होती है। तो साइलेज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेज में नमी कितनी होती है। साइलेज में नमी होती है 60 से 70%। 60 से 70%। शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है 35 से 40%। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। साइलेज बनाने के लिए मक्का या कार्बोहाइड्रेट वाली फसलें उपयोगी रहती है, तो ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। फिर है चिकनी। चिकनी मिट्टी के कणों का आमाप या साइज होता है 2 mm। देखो यहाँ पर एरो, अगर ये यहाँ होता तो इसका मतलब होता कम, लेकिन यहाँ लगा तो इसका मतलब उल्टा होता है। ठीक है ना। तो 2 mm से ज्यादा, क्या 2 mm से ज्यादा होता है, क्या 0.2 से 0.2 से 2 mm होता है, क्या 0.002 से 0.02 mm होता है, क्या 0.002 mm से कम होता है। ये इधर ज्यादा लगता है लेकिन होता क्या है, ये कम होता है। ठीक है ना। जहाँ ये होता है इसको उल्टा कर दो। अब आपको पता है चिकनी मिट्टी, चिकनी को देखो वैसा नहीं पता चला, इंग्लिश में देखते हैं आप, इंग्लिश में क्या लिखा है, द साइज ऑफ द क्ले पार्टिकल। ठीक है ना, द साइज ऑफ द क्ले पार्टिकल। तो क्ले को और क्या बोलते हैं भाई, मृतिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृतिका। ठीक है ना, क्ले या मृतिका, क्ले या मृतिका। तो इसका साइज होता है 0.002 mm से कम होता है। ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। निम्न में से कौन सी फसलें नींबू वंश स्पीसी से संबंधित है। किन्नू, मीठा संतरा, कटहल, मैंडरीन जिसे बोलते हैं संतरा। ठीक है ना, मैंडरीन या मैंडरीन बोलते हैं। तो किन्नू का आपको पता है, मीठा संतरा स्वीट लाइम जिसे बोलते हैं, कटहल नहीं होता है, मैंडरीन होता है। तो 1 2 4, केवल 1 2 4, केवल 1 2 4, केवल 1 2 और 4, ये हो जाएगा। ठीक है। कोल फसलों में निम्न में से सम्मिलित है। तो अब की बार देखो ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादा इसमें डीपली नहीं है कि कोल फसलों में कौन सी फसलें आती है। तो कोल क्रॉप में हम पढ़ते हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन। तो क्या पढ़ते हैं कोल क्रॉप में, फूल गोभी और पत्ता गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी। टमाटर नहीं पढ़ते हैं, बैंगन नहीं पढ़ते हैं। ये सोलेनेसी कुल की है, तो केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेराइटीज दिया गया है कि थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण प्रकार है। थॉमसन सीडलेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेराइटी। ठीक है ना। तो किसकी वेराइटी होती है थॉमसन सीडलेस, अंगूर की, अमरूद की, सेब की, केला की। तो किसकी होती है, अंगूर की होती है थॉमसन सीडलेस। अमरूद की होती है बेहद कोकोनट। क्या होती है, बेहद कोकोनट। ठीक है ना। जालोर सीडलेस होती है अनार की, जालोर सीडलेस होती है अनार की। फिर यह गाय से दूध प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार में ब्लैंकलेस की प्राप्ति का एकमात्र जंतु स्रोत है। विटामिन, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका क्या होता है भाई, प्रोटीन। क्या होता है भाई, प्रोटीन। क्योंकि देखो प्रोटीन है वो आईसीएमआर के अनुसार प्रतिदिन मानव को 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, जिसमें से 20 ग्राम क्या होना चाहिए भाई, मांसाहारी होना चाहिए। ठीक है ना। तो प्रोटीन केवल 2, इसका हो जाएगा केवल 2। फिर है किसी आदर्श स्क्वैश में फूलों के गुद्दे रस की न्यूनतम सांद्रता कितनी होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 10%, 15%, 25%, 50%। तो न्यूनतम गुद्दे रस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 25% होना चाहिए। और टीएसएस कितना होता है, टीएस होता है 45 से 50। ठीक है, टीएसएस होता है 45 से 50। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम पढ़ते हैं जेली में कितना होता है, तो 45% होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुकुट हेजा के संदर्भ में उचित नहीं है, उचित नहीं पूछा है। ठीक है ना। ये भी अपने सिलेबस में नहीं है। यह सभी कुकुट के वर्गों को प्रभावित करता है, सही बात है। यह संक्रामक रोग होता है। ठीक है। प्रभावित पक्षी हाँफते हैं, खांसी करते हैं, छींकते हैं और उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। यह विषाणु द्वारा होता है। ये गलत हो जाए, विषाणु नहीं, ये होता है जीवाणु द्वारा। ये होता है जीवाणु द्वारा। ठीक है ना। देखो विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फाउल कोलेरा। देखो जो फाउल पॉक्स होता है ना, वो होता है विषाणु द्वारा, लेकिन फाउल कोलेरा होता है जीवाणु के द्वारा। ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट एंजाइम का रेनेट क्या होता है, रेनेट एंजाइम होता है कि रेनेट एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। दही, घी,
पनीर, क्रीम। तो रेनेट एंजाइम का किस में काम लेते हैं? पनीर बनाने में। किसमें? पनीर बनाने के लिए, दही फाड़ने के लिए। पौधों में कौन सा तत्व अति गतिशील होता है? कौन सा अति गतिशील होता है? कौन सा पोषक तत्व है वो क्या होता है? अति गतिशील होता है। एक होता है अगतिशील, एक होता है अति गतिशील। ठीक है, तो अति गतिशील कौन सा होता है? एनपीके की मांगो मौत, एनपीके की मांगो मौत। ठीक है ना, ये होता है अति गतिशील पौधे में, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये क्या होता है? अति गतिशील होता है। अगर ये पूछता HCl कौन सा होता है या अगतिशील, वो होते हैं कैल्शियम और बोरोन। कैल्शियम और बोरोन क्या होता है भी? HCl होते हैं। तो एनपीके, एनपीके तो 1 2 3 होते हैं। कैल्शियम क्या होता है? HCl होता है। अति गतिशील कौन सा होता है? 1 2 4, 1 2 4, केवल 1 2 4। ठीक है, मवेशियों में किसी जानवर के कुल शुष्क भोजन में खालिस्तान की पूर्ति मोटे चारे और बाकी बचे हुए पूर्ति संकेंद्रित चारे से होती है। इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में क्या दिया अभी? इन कैटल आउट ऑफ द टोटल ड्राई मैटर, यानी कि शुष्क पदार्थ फीड रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल शुड बाई मेट बाई प्रोगेक एंड दैट रेस्ट बाई कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि हम जिसे बोलते हैं दाना, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं भी हिंदी में? दाना या दाना जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, एक तो हो गया शुष्क चारा, एक हो गया दाना कितना देते हैं। तो अब आपको क्लास में बताया हुआ है कि टोटल चारे का 2/3 भाग, टोटल चारे का यानी कि कुल जितना भी भोजन देते हैं उसका 2/3 भाग तो हम क्या देते हैं? सूखा चारा देते हैं, और 1/3 भाग क्या देते हैं? दाना देते हैं। तो 1/4, 3/4, 2/3, 1/3, तो क्या हो जाएगा? 2/3 और 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल की पहचान कीजिए। बाहर निकला हुआ, चौड़ा, लंबा मस्तक, आगे की तरफ मुड़े निलंबी कान, सफेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग की धब्बे वितरित है। तो देखो, बाहर निकला हुआ, चौड़ा, लंबा नाक, तो ये मैं आपको क्लास में बताता हूं कि जो अपने गुजरात में जो गिर नस्ल है ना, गिर नस्ल है, जाफराबादी है और गिर है, दोनों की विशेषता क्या होती है? चौड़ा और लंबा मस्तक होता है। और एक शेर की नस्ल है, उसकी भी यही विशेषता होती है, क्योंकि ये काठियावाड़ के गिर वन में पाई जाती है, और काठियावाड़ के गिर वन में जो भी नस्ल पाई जाती है उसकी विशेषता होती है चौड़ा माथा और लंबा मस्तक होता है। ठीक है ना, आगे की तरफ मुड़े निलंबी कान। इंग्लिश में अगर आप देखते हैं पेंडुलम, देखो इसमें हिंदी में इस प्रकार से दिया, इंग्लिश में है पेंडुलम्स। पेंडुलम के पता है कि पेंडुलम जो घड़ी के नीचे घंटा होता है उसको बोलते हैं। पेंडुलम की तरह लटकते हुए कान किसके होते हैं? गिर नस्ल के होते हैं। तो गिर, थारपारकर, राठी, मालवीय क्या हो जाएगा भाई? गिर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सिंचाई योजना निम्न में से किसका विवरण देती है? एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है। फसल में कितना पानी देना, फसल में पानी देने की आवश्यकता कब है, पानी का स्रोत क्या है? तो देखो, निम्न में से किसका विवरण देती है कि सिंचाई योजना फसल में कितना पानी दे और कब दे। सिंचाई योजना सिर्फ 2 ही पीरियड है कि पानी कब देना है, कितना देना है, ये नहीं है कि कौन से स्रोत से दे। स्रोत का इसमें कोई भी मतलब नहीं होता है। तो फसल में पानी कितना देना है और पानी कब देना है, सिर्फ इसी का ही हम गणना करते हैं सिंचाई योजना में। तो केवल 1 व 2, केवल 1 व 2, केवल 1 व 2। फिर है बीजामृत से बनता है। ठीक है ना, तो इसका भी ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा एनसीईआरटी से उठाया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये स्पेशल दिया गया है। गोबर, मूत्र, चूना, अप्रयुक्त मर्दात, इसमें चारों ही काम में लेते हैं बीजामृत में। ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नाम से भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है ना, तो चावल का नाम क्या होता है? ओराइजा कैवा। मूंगफली का नाम क्या होता है भी? एरेकिस हाइपोजिया। गेहूं का नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टियम। कपास का नाम क्या होता है? गोस्पियम इशुटम, गोस्पियम इशुटम। तो बॉटनिकल नाम से भी दिया गया 1 का 3, 1 का 3, मूंगफली का एरेकिस हाइपोजिया, गेहूं का 1 और इसका 2। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कैक्टस या नागफनी पौधे को में वर्गीकृत किया जा सकता है जलोदविद, समोदविद, मरुदविद, लवणोदविद। जब हम पढ़ते हैं खरपतवार पढ़ते हैं तो उसमें हमारी जो टेबल दी गई उसमें सबसे पहला यानी कि 2 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, मरुदविद, जो नागफनी का दिया गया है ये मरुदविद यानी कि मरुस्थल क्षेत्र में आसानी से उग जाती है। फिर सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए, सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। ये सॉइल केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन उठाया गया है कि एल्यूमिनियम तथा फेरस की विषाक्तता, यानी विषाक्तता का मतलब होता है अधिकता, ठीक है ना। तो ये किस में होता है, अम्लीय मृदा में इनकी अधिकता होती है। जिप्सम के साथ क्षतिपूर्ण संशोधन, अब आपको पता है कि जिप्सम की जरूरत किस में होती है, सोडिक, सोडिक को बोलते हैं क्षारीय मृदा, सोडिक को बोलते हैं क्षारीय मृदा, ठीक है ना, क्योंकि क्षारीय मृदा का सुधार किस होता है, जिप्सम के द्वारा किया जाता है। EC4 से ज्यादा, EC4 से ज्यादा किसकी होती है, लवणीय मृदा की होती है। किसकी होती है, लवणीय मृदा की होती है। उच्च कैल्शियम कार्बोनेट किस में होता है, कैल्शियम मृदा में होता है। तो पहले का 3 ये हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, जिप्सम के साथ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मवेशियों के ओसारे की लंबी दूरी का उन्मुखीकरण होना चाहिए, यानी कि जो मवेशियों का जो आवास होता है उसका लंबाई, क्या भी लंबाई किस तरफ होनी चाहिए। देखो एनसीईआरटी में तो इसका दिया हुआ है पूर्व से पश्चिम, लेकिन अभी हाल ही में जो आंसर की जारी की है बोर्ड ने उसमें उन्होंने आंसर माना है उत्तर दक्षिण, ठीक है ना। तो वैसे तो एनसीईआरटी में पूर्व पश्चिम दिया हुआ है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सब्जियों की नाम दिया गया है और 2-1 किस दिया गया है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बना है तो काफी लेवल का बना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, अभी की बार ही पूछा गया है। गाजर में 2-1 कितने होते हैं भाई, गाजर में 2-1 होते हैं 18। टमाटर में 2-1 कितने होते हैं, 24 होते हैं। साधारण प्याज और लहसुन में दोनों में कितने होते हैं, 16 होते हैं। और मटर में कितने होते हैं भाई, 14 होते हैं। अगर आपको 1 आ रहा था मटर में 14, तो चौथे का 2, चौथे का 2 तो भी आप कर सकते थे, चौथे का 2, ये तीनों कट जाएंगे, है ना। फिर है कवक मूल, फिर है कवक मूल, बड़े पौधों को मूल तंत्र और के बीच सहजीवी संबंध है। देखो हिंदी कितनी शानदार दी हुई है, कवक मूल, कवक ऐसा लगता है कवक तो है नहीं, लेकिन इंग्लिश देखते तो इसका पता चल जाता। इंग्लिश में क्या है भाई, माइकोराजा, माइकोराजा इज द सिम्प्टोटिक्स एसोसिएशन बिटवीन रूट सिस्टम ऑफ द हायर प्लांट एंड। तो माइकोराजा, तो माइकोराजा आपको पता है कि माइकोराजा वो कवक के साथ, कवक और उच्च, कवक के साथ और उच्च प्रजाति के जो पौधे होते हैं उनके साथ क्या बनाता है, संबंध बनाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कि पैराक्वाट को शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो पैराक्वाट और डाइक्वाट होते हैं वो सिर्फ कॉन्टेक्ट होते हैं, यानी कि वो जहां गिरते हैं सिर्फ उसी को ही खत्म कर देते हैं। देखो हिंदी कितनी शानदार दी है, प्रतिस्थापित, वर्णात्मक या चयनात्मक, सर्वांगी, संकुचित। हिंदी से तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, इंग्लिश में अगर हम इसको देखते तो फिर भी कर सकते थे। इंग्लिश में क्या होता है, रिप्लेसमेंट, सिलेक्टिव, फुल बॉडी, कॉन्ट्रैक्टेड। तो क्या होते हैं, पैराक्वाट और डाइक्वाट दोनों में क्या होते हैं भाई, कॉन्टैक्ट होते हैं, यानी कि जहां गिरते हैं सिर्फ उसी को ही खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेली बनाने के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है। तो जेली बनाने के लिए आपको पता है कि शर्करा, अम्ल, पेक्टिन, जैव नियंत्रण। तो ये तो आसान क्वेश्चन है कि जेली बनाने के लिए पेक्टिन की जरूरत है, क्योंकि पेक्टिन सर्वाधिक अमरूद में पाई जाती है। जेली सर्वाधिक किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। और जेली बनाने के लिए पेक्टिन की मात्रा निर्धारित की जाती है, पेक्टिन के अनुसार ही उसमें शर्करा डाली जाती है, ठीक है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर क्या दिया गया है, कंपोनेंट दिए गए हैं, और इधर इनका टेम्परेचर दिया गया है कि कौन से को कौन कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। दूध का ठंडा होना, अब आपको पता है दूध को ठंडा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। और कहाँ रखते हैं, जब हम जाते हैं, जो बूथ होते हैं उन पर जाते हैं तो एक फ्रिज लगा होता है, उन पर रखा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो पहले का तीन अगर आपको आ रहा था तो आप आंसर कर सकते थे। एल टी का क्या नंबर हो जाएगा, 63 से 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए रखते हैं। वैसे 61 से 63 इसकी रेंज होती है। एच, इसको बोलते हैं एच टी एस टी, एच टी एस टी, एच टी एस टी, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है। इसके लिए रखते हैं
सॉरी 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए रखते हैं। फिर रखते हैं VHT वेरी हीट टेम्परेचर, इस पर रखते हैं 135 से 150 डिग्री सेल्सियस पर लगभग इसको रखते हैं 1 या 2 सेकंड के लिए, इतने रखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्न में से किस फसल के लिए पित्त सिरा मोजेक रोग पूर्णतः विनाशकारी होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जब हम एग्रोनॉमी करते हैं तो बहुत बार बताते हैं भिंडी के लिए पित्त सिरा मोजेक रोग देते हैं, वायरस जनित होता है और यही रोग मूंग में होता है। एग्रोनॉमी में मूंग में भी यही क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको राइबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा राइबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा वाला स्रोत माना जाता है। तो विटामिन बी टू ये आपको पता है, ऑनलाइन क्वेश्चन हम अभी आपको जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें दिया था। बेल, सेब, खट्टे फल या नींबू वस्तु किस में होता है, बेल पत्र में। विटामिन बी2 या राइबोफ्लेविन किस में होता है, बेल पत्र में होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फलीदार बीजों में खालिस्तान क्षति का त्वरित आकलन करने के लिए पेरिक क्लोराइड परीक्षण किया जाता है। तो ये भी देखो तीसरा क्वेश्चन है जो बीजों से संबंधित है, रासायनिक, शरीर क्रियात्मक, यांत्रिक, जैविक। तो क्या होता है, यांत्रिक। यानी कि फेरिक क्लोराइड क्या होता है, देखो फेरिक क्लोराइड परीक्षण ये होता है कि जब बीजों को हम जो मशीन बोलते हैं, मशीन में या लोहे का जो होता है जो खांचा होता है उसमें जब डालते हैं तो उसकी जो बाह्य जो आकृति होती है वो क्या होती है, टूट फूट जाती है, जिसके कारण बीजों को फेरिक क्लोराइड के घोल में डाला जाता है और जो बीज हरे रंग की हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सोइल से क्वेश्चन दिया गया है, फर्टिलाइजर से। यूरिया में देखो इधर नाइट्रोजन की मात्रा दी गई, तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा आपको पता है 46% होती है। सोडियम नाइट्रेट में हम डेली बताते हैं, सोडियम नाइट्रेट 100 से याद रखेंगे 16, 100 से याद रखेंगे 16, 100 से याद रखेंगे 16। तो सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होती है 16%, कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होती है 15.5%। ठीक है, 0, 16, 12 यानी कि NPK बताया है, NPK बताया, तो N में नाइट्रोजन की मात्रा 0, तो इसका हो जाएगा 0। डाई अमोनियम फास्फोट DAP, डाई अमोनियम फास्फोट DAP में नाइट्रोजन होती है 18%। तो पहले का 2, पहले का 2 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 3, तो ये वैसे कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए। नस्लों से संबंधित है, कौन सी नस्ल है वो किसकी है, तो बीटल नस्ल है बकरी की, ठीक है ना, बीटल नस्ल है बकरी की, ठीक है ना, बीटल और बारबरी। नागौरी नस्ल है गाय की, नागौरी नस्ल है गाय की सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली। नीली रावी नस्ल है भैंस की, नीली रावी नस्ल है भैंस की, वॉल आई जिसमें पाई जाती है। मेरिनो नस्ल है भेड़ की। तो आपको एक का पता होगा कि मेरिनो नस्ल काफी पूछी जाती है कि मेरिनो नस्ल है भेड़ की, जो स्पेन इसकी उत्पत्ति स्थान है और सर्वाधिक इसकी ऊन है वो उपयुक्त होती है ना। तो इसको अगर आ रहा था कि मेरिनो भेड़ की नस्ल है, चौथे का 2 इसमें है, तो बाकी कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3। बस एक क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन हो रहे हैं। अमरूद के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है, यानी कि अमरूद के लिए क्या सही नहीं है, बंकन। अब देखो हिंदी कितनी शानदार दी हुई है, इंग्लिश को हमें पढ़ना था सर, इंग्लिश पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिला है ना। बेंडिंग का मतलब होता है झुकाना, ठीक है, दक्षिण जो भारत है वहां पर ये ज्यादा अपनाई जाती है। क्यों बेंडिंग क्यों करते हैं, कि इससे पौधे को प्रकाश संश्लेषण ज्यादा मिले और जिससे नई जो है शाखाएं निकले। ठीक है, विल्टिंग, अमरूद में पता ही आपको विल्टिंग ज्यादा होती है, क्षारीय मृदा में ये ज्यादातर होता है। क्रॉप रेगुलेशन ये भी रखा जाता है, और क्या स्क्रीटिंग ये नहीं रखा जाता भी, ठीक है ना। तो बंकन यानी जो डाली झुकाना होता है, मुरझाना होता है। विल्टिंग हो गया, सस्य नियम में रखा जाता है लेकिन रक्षक आवरण सीमा नहीं रखी जाती। 1, 2, 3, ठीक है ना, केवल 1, 2, 3 सही नहीं पूछा है, तो केवल 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए। अब ये भी किस्मों से दूसरा क्वेश्चन है, गाजर की किस्म। देखो गाजर की किस्म पुष्पा मेघना लगती है लेकिन है नहीं, ठीक है ना। गाजर की किस्म अगर आपको अर्का अनामिका इंपॉर्टेंट होते हैं, अर्का अनामिका होती है भिंडी की, अर्का अनामिका किसकी होती है, भिंडी की होती है। तो तीसरे का पहला, तीसरे का पहला इस एक में ही है ना, तीसरे का पहला, तो भी हम कर सकते थे। गाजर का होती है पुष्पा असिता, गाजर की होती है पुष्पा असिता, जो क्या होती है काली वैरायटी होती है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, काली रंग की गाजर होती है पुष्पा असिता। पहले का 3 हो गया। फिर है फूल गोभी की होती है 4 नंबर पुष्पा मेघना, पुष्पा मेघाली होती है गाजर की, लेकिन पुष्पा मेघना होती है फूल गोभी की। भिंडी की होती है अर्का अनामिका, और लहसुन की होती है भीमा पर्पल। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चारे की लागत दूध उत्पादन लागत के कितने प्रतिशत पड़ती है? तो हमने देखो अभी पढ़ा था कि 2/3 भाग शुष्क पदार्थ पड़ते हैं, तो 2/3 भाग कितना होता है, गुणा 100 कर दो, इसको काटेंगे 33 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 66%। तो 66% किसकी रेंज में आ रहा है? 40 से 50 में आता है क्या? 60 से 70 में आता है क्या? 75 से 80 में आता है क्या? 90 से 95 में आता है क्या? तो 66% 60 से 70 में आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 1 को 2 से मिलाइए, काफी मिलाने वाले हैं, कौन सी फसल है, उसका कौन सा प्रकंद है, यानी कि किससे उसका नया पौधा विकसित किया जाता है? तो आम के लिए कौन सा लिया जाता है? आम के लिए लिया जाता है ओलोर, ठीक है ना, ओलोर है। अंगूर के लिए लिया जाता है 110R। मीठा संतरा का होता है रूक्स नींबू। बेर का होता है जिजीफस न्यूमिलेरिया, जिजीफस न्यूमिलेरिया, ठीक है ना। चौथे का एक इसमें आ रहा है, इससे भी हम आंसर कर सकते थे, क्योंकि बेर का नाम क्या होता है? जिजीफस मॉरिशियाना, है ना। मक्का की फसल में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सी सबसे पहली स्टेज आती है? रोपण, सिल्किंग, गुच्छे लगना, सह परिपक्वता। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंग्लिश में पढ़ना था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, यानी कि सबसे पहले पौधे की रोपण करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं सिल्किंग या टेसलिंग। तो सबसे पहले निकलता है नर बाग, सबसे पहले निकलता है नर, और नर को बोलते हैं टेसल, ठीक है ना। फिर हो जाएगा एक के बाद हो जाएगा 3, फिर निकलती है मादा 2, फिर होता है फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी, क्या नंबर 1 3 2 4, ठीक है ना। 1 3 2 4 कौन से में? 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, राइट हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जाती है? एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। दुग्ध जोर कैल्शियम के कारण होता है? तो नहीं होता। ब्लैक वाटर होता है ना। ब्लॉट सूजन, ब्लॉट को बोलते हैं आफरा, तो आफरा भी टीका नहीं लगता आफरे में भी, तो रहेगा कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा ब्लैक वाटर, जिसे बोलते हैं लंगड़ी बुखार। क्या बोलते हैं भाई? लंगड़ी बुखार जिसे बोलते हैं। क्लोस्ट्रीडियम सोयाई क्या होता है? रोगकारक क्लोस्ट्रीडियम सोयाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किस फसल में, निम्नलिखित में से किस फसल को जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? गेहूं, सोरगम, चावल, मक्का। तो सबसे सर्वाधिक किसको होती है? गन्ना को होती है। सर्वाधिक किसको होती है? गन्ना को होती है। कितनी होती है? 1500 से 2500 mm, 1500 से 2500 mm होती है। फिर इसके बाद होती है धान को, कितनी होती है? 900 से 25 mm। तो गन्ना ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? धान करेंगे। क्या करेंगे? धान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का दोहन मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जेट में आया हुआ है पीछे। दूध दोहन है वो 5 से 7 मिनट में होता है, 5 से 7 मिनट में होता है, दोनों आता 7 मिनट जाता, 5 से 7, 9 से 10, 12 से 14, 15 से 16, तो क्या जाएगा 6 से 7 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये है, इधर फसल का नाम दे दिया, और इसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आम का प्रवर्धन होता है, देखो आम का प्रवर्धन होता है वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। तो अभी देखो हमें इसकी भी इंग्लिश देखनी पड़ेगी, देखो काफी क्वेश्चन है उसका इंग्लिश देखे बिना हम हल ही नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हिंदी काफी शानदार दी है एग्जामिनर ने। मैंगो का होता है ग्राफ्टिंग के द्वारा, आपको पता है मैंगो का होता है ग्राफ्टिंग के द्वारा, साइड ग्राफ्टिंग हो जाएगा। ग्रेप्स, अंगूर की होती है हार्डवुड कटिंग, अंगूर की होती है हार्डवुड कटिंग, अंगूर और अनार की और गुलाब की हार्डवुड कटिंग। पपीता की होती है बीज के द्वारा सिर्फ, और अमरूद की होती है एयर लेयरिंग या बडिंग, बडिंग को बोलते हैं कलिका, इनके द्वारा होती है, ठीक है ना। तो पहले का 2, दूसरे का 4, तीसरे का 3, चौथे का 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ठीक है ना, 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। यदि आप किसी डेयरी गाय जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ है और उस गाय का तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, कठोर और अस्थिर चाल है, अपना सिर पीछे की ओर मोड़कर उधर की ओर देखते हुए बैठी है, तो आप निम्न में से कौन सा उपाय अपनाएंगे? देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी है और पढ़ने में भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है भी गलत। क्यों गलत है? क्योंकि ये क्वेश्चन दिया गया है मिल्क फ्यूड से संबंधित, तो 36 घंटे पहले पैदा हुआ उस गाय का तापमान उत्तेजना बढ़ी हुई है, तो मिल्क फ्यूड में कभी भी जो टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है, तो ये क्वेश्चन वैसे गलत हो गया। फिर है कठोर और अस्थिर चाल है, अपना सिर पीछे की ओर देखते बैठी हुई। अब क्या अपनाएंगे? देखो राशन में कैल्शियम का योग, कैल्शियम ब्रोगोलिनेट का टिक्का देना हर थन के, देखो इसमें जो बोर्ड ने आंसर माना है वो माना है
वो मैं बता देता हूँ बोर्ड ने क्या आंसर माना है उसके अकॉर्डिंग। बोर्ड ने इसका आंसर माना है केवल 2 3 4, केवल 2 3 4, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाणिज्यिक स्तर पर खजूर के पेड़ को निम्न में से किसके द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आया था, फिर इसको दे दिया है। हिंदी बहुत शानदार है, मुकुलन, रोपण, परासकाएं, वाक और ऐपरी बुस्तारी। अगर हम इसको कहाँ देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाता, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या है, बडिंग, जिसे कलिकाएं बोलते हैं, ग्राफ्टिंग, ऑफ शूट, रनर्स। तो आपको पता है कि खजूर का जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है, ऑफ शूट के द्वारा होता है, यानी कि बिना तने के, बिना तने के होता है। ऑफ शूट का वजन वो कितना रखा जाता है, 9 से 12 किलोग्राम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिये का व्यापक स्तर उत्पादन करता है। तो ये क्या है, अभी करंट का क्वेश्चन है। तो धनिये का अभी प्रथम स्थान तो है धनिये का झालावाड़। कौन अभी धनिया उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, झालावाड़ में है, लेकिन झालावाड़ ऑप्शन में नहीं है। तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा है, कोटा। कौन सा भी, कोटा। धान की फसल की अवस्थाओं का सही क्रम में व्यवस्थित करें। पीछे हमने पढ़ा था मक्का का, और अब किसका, भी धान का है, ठीक है ना। तो धान में क्या होती है, तल साकन, पुष्पन, गुच्छ, उत्तेजना, प्रत्यारोपण, बीजन। तो ये भी हमें क्या पढ़ने, क्या होगा पढ़ना इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। हिंदी समझ में नहीं आएगी तो क्या करते हैं, देखो, टिलरिंग, पेनिकल, ट्रांसप्लांटिंग, सीडिंग। तो देखो सबसे पहले बीज को लगाया, फिर हमने ट्रांसप्लांटिंग की 3, फिर पेनिकल निकलेगा, सॉरी फिर निकलेगा 4 3 4 3, फिर निकलेगा टिलरिंग, और फिर निकलता है पेनिकल, ठीक है ना, 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ठीक है। फिर राजस्थान में से निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति की आवश्यकता होती है। तो काफी शानदार क्वेश्चन बनाया है। अफीम का, क्योंकि नारकोटिक्स अफीम को है ना, तो अफीम के लिए किसकी इजाजत ली जाती है, इनकी अफीम को लगाने के लिए पहले राजस्थान सरकार से हमें अनुमति लेनी पड़ती है। तो अभी इसमें नाम दे दिया है, यूजीनिया एरोमेटिक्स, पेपेवर सोमनीफेरम, पाइपर नाइग्रम, कुरकुमा, लोंगा। तो क्या हो जाएगा, पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम लगाने के लिए पेपेवर सोमनीफेरम पहले हमें इजाजत लेनी पड़ती है। अफीम सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में होता है, ठीक है। फिर जल अपर्दन के प्रकारों को उनके प्रभाव के आरोही क्रम में, आरोही क्रम होता है बढ़ते से घटता, बढ़ते से घटता। अगर अवरोही होता तो वो होता बढ़ते से घटता। आरोही होता है घटते से बढ़ता, आरोही होता है बढ़ते, सॉरी घटते से बढ़ता, यानी एक, एक के बाद 2 3। और अवरोही होता है 4 3 2 1, इस प्रकार से होता है। तो आरोही, आरोही का मतलब घटते से बढ़ता। तो इसमें क्या दे दिया है, जल अपर्दन की, ठीक है ना। रील अपर्दन, परत अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। तो आपको पता है कि जल के द्वारा सर्वाधिक पहले क्या होता है, जल के द्वारा सबसे पहले होते हैं बौछार। जल के द्वारा सबसे पहले कौन सा होता है, बौछार। बौछार के बाद होता है परत, जिसे शीट एरोजन बोलते हैं। इसके बाद होती है रील, फिर होती है अवनालिका, जिस अवनालिका, ठीक है ना, अवनालिका जिसे गली बोलते हैं, अवनालिका। इस प्रकार से होती है। तो बौछार इसमें है नहीं, पहले आएगा परत, पहले क्या आएगा, परत, तो 2 नंबर हो जाएगा। फिर आएगा रील, 1 नंबर हो जाएगा। फिर आएगा अवनालिका, तो 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3, किसमें है, इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। बकरी की नस्ल है, तो बकरी की नस्ल होती है सिरोही। भेड़ की नस्ल होती है पुगल। गाय की नस्ल होती है मालवी, मालवी नस्ल है गाय की, ठीक है ना, भारवी, भारवाही नस्ल है जो। ऊंट की नस्ल होती है गोमत, ठीक है ना, लोधी। तो 1 का 3, 1 का 3 किसमें, इसमें, तो ये नहीं होएगा। 2 का 1 इसमें है, ठीक है, तो ये नहीं होएगा। 3 का 4, 3 का 4 ये इसमें 1 में ही है, 3 का 4 वैसे भी हम कर सकते हैं बी नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 1 को 2 से मिलान कीजिए। रोग दिया गया है, आगे विशेषता दी गई है, पदास्य रोग। अब देखो इसको भी हमें इंग्लिश में पढ़ना होगा, काफी क्वेश्चन है वो इंग्लिश के बिना हम कर ही नहीं सकते। पदास्य को बोलते हैं इंग्लिश में फूट एंड माउथ रोग, फूट एंड माउथ डिजीज, जिसे जो होता है वायरस जनित, हमें पता ही है, एफएमडी वायरस जनित होता है, ठीक है। और मेस्टाइटिस को बोलते हैं हम थनैला रोग, मेस्टाइटिस को बोलते हैं भी थनैला रोग, ठीक है ना। और मार्केटिस डिजीज और कीटोसिस। अब देखो हम हिंदी में देखते हैं दोबारा इसको, अब हिंदी में देखते हैं। पदास्य रोग को बोलते हैं एफएमडी, एफएमडी, ठीक है ना।
एक टांग का अग्रवर्ती विस्तार और दूसरी का पश्चावर्ती क्या होती है? नहीं होती। जानवर गोला बनाते चलता है? नहीं होता। मुख में छाले हो जाते हैं, एफएमडी क्या होता है? मुख और खुरों में छाला हो जाता है। पहले का तीसरा सिर्फ इसी में है, बाकी ये होएगा ही नहीं, बस हो जाएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है? तो ये तो आपको पता ही है कि मेहंदी नगरी के लिए जैसलमेर, जयपुर, सोजत, आमेर। तो सोजत पाली में है ना, तो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। फिर एक को दो से मिलान कीजिए। रोक दिया गया है, इधर विशेषता है यानी कि क्या काम करता है? डिपिंग या गिरकी है, रोगाणुनाशी है, ड्राइविंग या भीगना, टीके के द्वारा स्प्रेइंग या छिड़काव, आंतरिक परजीवी है, इंजेक्शन है, बाह्य परजीवी है। तो आपको पता है कि इंजेक्शन है वो टीके के द्वारा लगता है। चौथे में दूसरा इसी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बस इतना सही है। और है क्या? 3 नंबर क्वेश्चन है, एक को दो से मिलान कीजिए। एल्कोहल टेस्ट किस लिए करते हैं? सीओबी टेस्ट किस लिए करते हैं? जिसे बोलते हैं क्लॉट एंड बॉइलिंग। और सेडिमेंट टेस्ट और हंसा टेस्ट। अब आपको पता है सिर्फ एक आ रहा था हंसा टेस्ट। हंसा टेस्ट क्या होता है? मैं हर बार क्लास में बताता हूँ कि गाय के दूध में भैंस के दूध मिलाने पर हंसी आने लग जाती है, क्योंकि हम पहले एक कहानी पढ़ते थे बादामों वाली, है ना। वो क्या कर देती थी? दूध में पानी मिला देती थी। उसी प्रकार हंसा टेस्ट, गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाना, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट, चौथे में दूसरा किसमें? इसी में। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सॉरी 4 नंबर, बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं 94 नंबर। ऊंट प्रबंधन से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। ऊंट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है, सही बात है। और तुलनात्मक रूप से इसकी निर्धारित आयु भी अधिक होती है 40 से 50 वर्ष होती है। ऊंट के दूध से दही बनाना कठिन होता है क्योंकि विटामिन सी होता है, इसलिए इसका दूध से दही नहीं जमता है। नीचे दिए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले प्याज के प्रकारों का वर्गीकरण रूप से किया जाता है। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन बनाया है एग्जामिनर ने। देखो वैसे तो जो प्याज होता है वो क्या होता है? अभी लॉन्ग डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है यानी कि ये रबी की फसल होती है, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान में दो डिस्ट्रिक्ट है, एक तो अजमेर और एक है अलवर। यहाँ पर लगभग 35% जो टोटल प्याज होता है राजस्थान में, उसका 35% अजमेर और अलवर में खरीफ ऋतु में अपनाया जाता है। जो मैदानी क्षेत्र में होते हैं वो जो प्याज लगाए जाते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? अलग प्रदीप कालता यानी कि शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, खरीफ ऋतु के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पा प्रगति का एक प्रमुख प्रकार है। क्या है कि पुष्पा प्रगति किसकी एक वैरायटी है? उद्यान मटर, आम, खट्टे नींबू, लौकी। देखो आम की तो ऐसे भी पता है, आप काट सकते थे, नहीं है। नींबू की नहीं है, कंफ्यूजन दो में है, तो दो में कंफ्यूजन है। आपने रिस्क किस पे लिया है? आप कमेंट करके बताइए। तो उद्यान मटर, ठीक है। राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्ट केंद्र है? तो मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ कि जब अनार घर में लेकर आते हैं तब हमें कभी भी ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। तो सिरोही, चूरू, डिंडोल, बस्सी, टोंक। तो अनार का उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर है? डिंडोल, बस्सी, जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अमेरिकी मृदा वर्ग व्यवस्था प्रणाली के अनुसार मृदा को कोटि में वर्गीकृत किया गया है। देखो इसकी भी हमें इंग्लिश पढ़नी थी। क्या है? अकॉर्डिंग टू यूएस सॉइल टेक्सोनोमी सॉइल इज क्लासिफिकेशन इनटू ऑर्डर। ऑर्डर यानी गण। कौन से गण? कितने गणों में? तो 12 गणों में। कितने भी? 12 में, ठीक है ना। 12, ठीक है ना। 12 में है आवागमी। ट्रिक क्या होती है? आवागामी हाउस। आवागामी हाउस इसकी ट्रिक होती है HOUS। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आवागमी हाउस 12 गण में होती है। तो दो क्वेश्चन और रह गए हैं। दो क्वेश्चन कौन से रह गए हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो एक तो रह गया है दुर्गों वाला, वो नहीं आया है ना। दो क्वेश्चन टाइप होने रह गए अभी। ये तो हो गया है ना। दो क्वेश्चन रह गए हैं, चलो
तो आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।